तो चलिए आइए बच्चों, गुड इवनिंग। और हम लोग अब ज़रा आपने पी ब्लॉक के जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा है, जिसमें हम लोग कुछ लेक्चर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के रिगार्डिंग कंटिन्यू किए थे, उसी ग्रुप 15 के कुछ रेस्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है हम लोगों का हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो बच्चों, यहाँ केयर करो, बातचीत बंद करो। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अगर आप हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 की बात करें तो उसका जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका MH3। यहाँ M आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। सारे में अगर आप देखिएगा तो सारे के सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हमारा पिरामिडल इसकी शेप होती है, TBPA टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। PH3 से आ जाइए तो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होता है, ड्रैगोज रूल में पढ़ाया हुआ है। तो हम सबसे पहली बात कर ले बॉइलिंग पॉइंट की। ट्रेंड क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो जरा सुनिएगा कि जब आप मूव डाउन की तरफ करते हो, ये सारे मूविंग डाउन है, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आइएगा तो आप नीचे की तरफ मूव कीजिएगा। तो ऑन मूविंग डाउन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि रेडियाई बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो वैन डेर वाल फोर्स बढ़ता है। क्लियर है? तो हम और आप जो सोचेंगे वो सोचेंगे BiH3, SBH3, ASH3, PH3 और अमोनिया। लेकिन एक बहुत रिमार्केबल चीज़ हम लोग इसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये होना चाहिए, लेकिन एक बहुत रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग मिस कर रहे हैं और वो हम लोग का है अमोनिया में H बॉन्डिंग। तो अमोनिया में H बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हो जाती है। अब अगर हाइयर हो गई तो ये इतना हाइयर नहीं होगा कि ये नंबर 1 पे आ जाएगा। तो BiH3, SBH3, उसके बाद हम लोग आ जाता है SBH3 के बाद अमोनिया, मतलब अमोनिया बीच में इंसर्ट हो जाता है, फिर ASH3, फिर हम लोग का BH3। ये करेक्ट पैटर्न है, ये हम लोग का राउंड है। क्यों अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन बिटवीन आ गया? तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। होपफुली पहली बात समझ में आ गई होगी बॉइलिंग पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब सेकेंड आते हैं, अगर आप सारे पे आ जाइए तो सारे के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दे ऑल आर लुईस बेस। ये सारे जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो अगर आप इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अमोनिया, अमोनिया के बाद PH3, PH3 के बाद ASH3, ASH3 के बाद SBH3, SBH3 के बाद BiH3। ऐसा हो क्यों रहा है? अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर ऐसा हो क्यों रहा है? तो नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसकी साइज स्मॉलर है एज कम्पेयर टू PASSB या BI, क्योंकि मूविंग डाउन साइज हमारा इंक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन के स्मॉल साइज पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो लोन पेयर का है वो इन पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई इसका जो हमारा लुईस बेसिक कैरेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर अगर थर्ड हम लोग आ जाए बॉन्ड एंगल पे, तो अब तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं भी याद है तो इतना तो याद है कि इन सब में ड्रैगोज रूल है, और ड्रैगोज रूल बॉन्ड एंगल को अप्रॉक्स 90 डिग्री बनाता है।
अमोनिया 107.5 होता है, मतलब अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा है। अमोनिया के बाद PH3, PH3 के बाद ASH3, ASH3 के बाद SbH3, SbH3 के बाद BiH3। दिस वन इज योर बॉन्ड एंगल। कोई अगर पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो अब ड्रैगोज रूल हम 12th के एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, तो रीजन जरा देखिएगा। सुनना रीजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है इसको नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। अब जैसे ये मान लीजिए ना, ये आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ आ गया, नाइट्रोजन की तरफ चला गया, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर, बढ़ा जाए आगे। अब अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो एक चीज़ आपको दिमाग में आ गया होगा कि स्टेबिलिटी में अमोनिया सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अमोनिया के बाद PH3, PH3 के बाद ASH3, ASH3 के बाद SbH3, SbH3 के बाद BiH3। किसी बच्चे ने बोला कि सर कैसे आपको पता लग गया, तो NH बॉन्ड और PH बॉन्ड और ASH बॉन्ड मान लीजिए अगर आप कंपेयर करो तो NH बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू PH बॉन्ड, PH बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ASH बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो दिस वन इज स्टेबिलिटी। अब एक बात बताना कि जो सबसे हमारा ASH के बाद SbH के बाद BiH, ये आप बोल सकते हो ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको सिंपली हम लोग बॉन्ड एनर्जी लिख रहे हैं। मतलब NH बॉन्ड को तोड़ने में आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो स्टेबिलिटी के बाद हम लोग का अगला है बॉन्ड एनर्जी। अब एक बात बताओ कि सबसे इजीली आप Bi और H के बॉन्ड को तोड़ सकते हो, मतलब हाइड्रोजन का रिलीजिंग Bi H से सबसे ज़्यादा होगा, सबसे इजीली होगा। तो हम लोग अगला जरा देखें रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग का मतलब है ऑक्सीडाइज्ड होना, और ऑक्सीडाइज का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एक्सेप्टेंस नहीं। तो आप बोल सकते हो ना कि सर BiH3 सबसे अच्छा आएगा, BiH3 के बाद सर हम लोग का SbH3 आएगा, SbH3 के बाद ASH3 आएगा, देन हम लोग का PH3 आएगा, PH3 के बाद हम लोग का NH3 आएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? अगला हम लोग आ जाए कोवलेंट कैरेक्टर पे, तो पढ़े हुए हैं, ये तो पूरा बॉन्डिंग वगैरह में भी डिस्कस किए हैं। तो अमोनिया के बाद PH3, PH3 के बाद ASH3, ASH3 के बाद SbH3, SbH3 के बाद BiH3। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनिएगा। अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विद वाटर, अमोनिया क्या है, वाटर के साथ H बॉन्डिंग बना लेता है। इट इज सॉल्युबल इन H2O। रेस्ट जो हमारे आते हैं वो हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। नहीं, उम्मीद करें कि जो हमने आपको हाइड्राइड्स ऑफ अमोनिया का एक बेसिक प्रॉपर्टी बताया वो समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स नीट वगैरह में, इवन 12th एग्ज़ाम में भी इससे एक क्वेश्चन रहता है, आइडिया ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। बढ़ा जाए आगे। आइए अब हम लोग ज़रा अगला जो है
प्रॉपर्टीज वो देख रहे हैं हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो आइए पढ़े हुइएगा कि ये दो तरीके का हैलाइड्स बनाता है, एक PX3 और एक PX5। पहले स्ट्रक्चर की बात कर ले, जियोमेट्री की बात कर ले। तो आइए इसका अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका अमोनिया की तरह, और PX5 आप निकालिएगा तो TBP होता है। इसमें इतना जानते हुइएगा कि ये जो X1 है और X2 है और X3 है ये इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे होते हैं। और जो आपका X4 और X5 है, X1, X2, X3 ये इक्वेटोरियल है, और X4 और X5 जो है ये एक्सियल है। एक्सियल क्या होता है? इक्वेटोरियल पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये इस पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा, और एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। दैट इज वाई एक्सियल बॉन्ड आपका वीकर भी होता है, और यही चीज़ हमने अर्लियर बॉन्डिंग वगैरह में आपको बताया होगा कि दैट इज वाई जब आप PCl5 को हीट करते हो तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है। मतलब जो दो एक्सियल वाले क्लोरीन है वो अलग हो जाएंगे, इक्वेटोरियल वाला जो है वो फास्फोरस के साथ ही रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग अब ज़रा पहले PX3 को रीड कर लेते हैं, फिर PX5 को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जो लैब में हम लोग इसे बनाते हैं वो क्या है कि P4 को आप Cl2 के साथ रिएक्ट कर दीजिए, PCl3 फॉर्म हो गया। ये आपका लैब मेथड होता है, लैब में इसी तरीके से PCl3 फॉर्म किए जाते हैं। एक और प्रिपरेशन देखिए तो आप P4 को SOCl2 के साथ रिएक्ट कर दीजिए, ये बन जाएगा PCl3 प्लस SO2 गैस प्लस S2Cl2। ये दोनों इसके प्रिपरेशन है, याद रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो दिस वन इज योर कलरलेस, साइड ही है बेटा, और यह मोबाइल लिक्विड होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? हमने PCl3 की प्रिपरेशन बता दिया, PCl3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर दिया। अब ज़रा हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन पड़ी हुई है, अल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसको जब आप PCl3 से रिएक्ट करते थे तो ये फॉर्म हो जाता था RCl। कुछ SNI की तरह मिलता जुलता रिएक्शन था, प्लस H3PO3। ऑर्गेनिक में हम लोग अल्कोहल में डिस्कस किए होंगे। फिर आ जाइए, इसको अगर आप PCl3 से ट्रीट करते हो तो ये भी आपका दे देगा RC≡OCl प्लस H3PO3। तीसरा रिएक्शन देखा जाए PCl3 का वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस वाला पूरा रिएक्शन ही बताया हुआ है कि कभी भी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। ये +3 पर है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी +3 पे ही आएगा। फॉस्फोरस अगर यहाँ डेल प्लस है तो ये डेल माइनस है, ऑर्गेनिक की तरह है। तो वाटर अगर आप यहाँ से लीजिए तो H और OH माइनस, तो Cl के साथ H लगेगा और P पर OH आएगा, तो बन गया POH होल थ्राइस
प्लस HCl, जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसी को हम लोग बनाते थे, बोलते थे H3PO3। क्लियर है? चेक कर लीजिए, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। कितनी बार बोले भी हैं कि इनऑर्गेनिक के हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस में यही ट्रिक लगाया जाता है। आप इस ट्रिक से ही बहुत सारे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। बोलता है कि PCl3 को अगर आप एल्कली और एल्कलाइन मेटल के साथ ट्रीट कर देते हो तो ये उसका फॉस्फाइड बना लेगा। अगर आपने एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट किया हुआ है तो उसका फॉस्फाइड बना लेगा और एक साल्ट इनिशियल बन जाएगा। लेकिन थोड़ा एबनॉर्मल है, यही चीज़ अगर आप Ag के साथ इसको रिएक्ट करते हो तो ये अब यहाँ फॉस्फाइड नहीं बनाएगा, डी ब्लॉक के साथ फॉस्फाइड नहीं बनाता है, ये बना लेगा साल्ट AgCl प्लस फॉस्फोरस बाहर हो जाएगा। ऐसा जो फर्स्ट वाला आप रिएक्शन देखें है जनरली एल्कली और एल्कलाइन के साथ होता है। क्लियर है? बढ़ा जाए। आगे बोलता है कि भाई PCl3 जो हमारा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट में अपने आप को PCl5 में कन्वर्ट करता है। होपफुली समझ में यहाँ तक की बातें आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। बढ़े आगे। चलिए अब जरा आते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 पर। तो बोलता है कि भाई यह TBP जियोमेट्री है गैस और लिक्विड में, जो अभी हमने बताया था एक्सियल और इक्वेटोरियल। लेकिन अगर आप PCl5 सॉलिड की बात करते हो तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हो जाता है PCl अब ये वाला जो आपका है ये कैटायन बन जाएगा और ये वाला जो है आपका एनायन बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर लिगेंड्स जो है वो आपका वीकर लिगेंड्स है तो ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हो जाएगी और ये वाला ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भाई सॉलिड स्टेट पे PCl5 हमारा आयोनिक की तरह इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जबकि लिक्विड और गैस में ही ये हमारा कोवलेंट कंपाउंड होता है और TBP जियोमेट्री को एग्जिबिट करता है। बढ़े आगे। चलिए अब जरा हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात कर ले कि भाई हम लोग इसे फॉर्म कैसे करते हैं। तो इसका तो जो लैब मेथड है वो आप क्या करो, PCl3 को Cl2 के साथ रिएक्ट कर दो, PCl5 फॉर्म हो जाते हैं। ये इसका लैब मेथड है बनाने का सबसे इजी वे। अब बोलता है कि एक और वे है, आप P4SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कर दीजिए, PCl5 बन जाएगा प्लस SO2 गैस बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस है। अब जैसे अगर आप आ जाइए उस सब पर PbR6 पे और Pi6 पे, इवन PF6 पे आइएगा, PF5 पे आइएगा तो वो भी ऐसे ही टूटेगा, सॉरी 5 यहाँ, लेकिन PbR5 और Pi5 के सॉलिड स्टेट पे आइएगा तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है PbR4 प्लस और Br माइनस, और इसका होता है Pi4 प्लस और I माइनस। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये ऐसा क्यों हो गया, तो एक्चुअली ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो जब ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बनेगा ना तो काफ़ी एस्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका जो PbR6 माइनस वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये इस तरीके से नहीं बना करके Br माइनस और I माइनस के फॉर्म में टूटते हैं। लेकिन अगर आप PF5 की बात करो तो PF5 भी आपका सॉलिड स्टेट पे इसी तरीके से टूटेगा।
क्लियर है? बढ़ा जाए। वैसे बोलता है कि भैया PFI मेनली जो हमारे होते हैं वो गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट होते हैं। बढ़े आगे। चलिए अब जरा इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें। हो गया, हटाए ना। सबसे पहली चीज तो अभी हमने आपको एक बताया है कि भाई आप PCl5 को अगर हीट करते हो, अगर आप PCl5 को हीट कर रहे हो, सॉरी, अगर आप PCl5 को हीट कर रहे हो तो ये आपका टूटेगा PCl3 प्लस Cl2 में। और अभी हमने आपको रीज़न भी दिया था कि एक्चुअली जो हमारे एक्सियल होते हैं वही बाहर होते हैं, जो हमारा इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड है वो नहीं टूटता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, PCl5 की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये पहले क्या बनाएगा वो ज़रा देखिएगा। ये पहले POCl3 बनाता है और फिर अगर आप H2O डाल रहे हो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होना नहीं है, H3PO4 बनाता है। मतलब अगर आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डाला हुआ है तो ये POCl3 पे आके रुक जाएगा। वही 3 क्लोरीन जो एक्सियल वाला है वो आपका नहीं निकल रहा है, और जो 2 क्लोरीन है वो निकल करके 2 OH ले लिया है। वही 2 OH इस तरीके का स्ट्रक्चर बेटा, P एक्सियल वाला निकल गया, OH OH Cl Cl Cl। अब आगे क्या हो गया कि ये OH और ये H वाटर बन के बाहर हो गया और यही P डबल बॉन्ड हो गया। इसी को POCl3 बोल रहे हैं। फर्दर जब आपने रिएक्ट किया है तो ये Cl और ये Cl निकल गया, और ये Cl निकल करके यहाँ पर आपके OH आ गए, और यही आपका अल्टीमेटली H3PO4 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? बोलता है कि इसे अगर आप अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये किस तरीके का प्रोडक्ट देगा। तो देखिएगा ROH प्लस PCl5, जो 2 एक्सियल वाले हैं वो निकल गए तो RCl। अभी आपने बोला है कि 3 जो है वो तो हमारा निकलेगा ही नहीं इक्वेटोरियल वाला, तो POCl3 प्लस HCl। सिमिलरली अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्ट करते हो तो ये भी आपका एसिड का जो हैलाइड है वो दे देगा, प्लस POCl3 दे देगा, प्लस HCl दे देगा। क्लियर है? अब बोलता है कि इसको अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, जैसे हमने ले लिया PCl5 प्लस, मान लीजिए हमने कॉपर ले लिया, इनमें एक ट्रेंड फिक्स्ड है कि PCl3 एक्चुअली 2 ही क्लोरीन निकलना है, CuCl। आपने Ag के साथ कर दिया PCl5 प्लस Ag, एक्सियल वाले निकलेंगे तो PCl3 प्लस AgCl। आपने ले लिया PCl5 प्लस Na, PCl3 प्लस NaCl एक्सेट्रा। होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ा जाए आगे। जरा एक चीज़ और देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगर PF5 की बात करें और इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो नॉर्मल कंडीशंस पे ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। अगर हम PF5 की, अभी PCl5 की हमने हाइड्रोलिसिस किया है, हमने कहा कि अगर आप PF5 की करो तो ये नॉर्मल कंडीशंस पे हाइड्रोलाइज नहीं होगा। बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं होगा सर, तो आइए देखा जाए। तो एक्चुअली होता क्या है कि फास्फोरस का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में फास्फोरस के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और अगर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और अगर ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया तो वाटर जो है इस पीएफ बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाते हैं, तोड़ नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो नहीं फॉर्म होगा। अभी हमने कहा कि PCl5 के साथ रिएक्ट होता है वाटर का, सिमिलरली PBr5 के साथ भी होता है, सिमिलरली PI5 कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, इसलिए हम लोग PBr5 तक की ही बात कर दे। तो यहाँ आपने H2O लिया था तो आपने कहा था कि भाई ये H3PO4 बनाता है प्लस HCl बनाता है। यहाँ पर भी अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये आपका बनेगा H3PO4, HCl के बदले HBr आ जाएगा। कोई दिक्कत हो गया? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं? आइए एक ग्रुप 15 के रिगार्डिंग लास्ट इन्फॉर्मेशन जान जाए। जितने नाइट्रेट्स हैं आपके, वो सारे नाइट्रेट्स जो होते हैं वो हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, और जितने फॉस्फेट्स होते हैं वो सारे फॉस्फेट्स हमारे प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ऑल नाइट्रेट्स आयन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और ऑल फॉस्फेट्स जो हैं वो हमारे प्रेसिपिटेट्स होते हैं। क्लियर? आइए जरा एक क्वेश्चन से लास्ट इस टॉपिक का डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन मेंशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ फार्मर्स जो हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई वो जो थंडर स्टॉर्म में बिजली कड़कती है, लाइटिंग जो होता है, वो एक बेटर क्रॉप प्रोड्यूस करता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए जरा समझे। एटमॉस्फेयर में N2 और O2 है, ये रिएक्ट होकर के NO देगा, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो लाइटिंग क्या है कि उसको एनर्जी दे रहा है, तो NO फॉर्म हो गया। फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हुआ और यह NO2 दे दिया। आगे वाटर मिल रहा है तो ये HNO2 प्लस HNO3 दे देगा, और ये नाइट्रेट आयन है, और नाइट्रेट आयन न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है, फर्टिलाइजर। दैट इज़ वाई उनको लगता है कि बेटर क्रॉप की यील्डिंग माने एक चांस बन रहा है हम लोग के पास। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक में जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है। इनको एक बार देख लीजिएगा। ग्रुप 15 हम लोग का टोटल फिनिश्ड हो गया। इनको एक बार देख लेना, NCERT रीड कर लेना। ऑलमोस्ट अब 15 में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।